तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एन असेसी। अब या तो असेसी का स्टेटस होगा वो ऑर्डिनरी होगा, या नॉट ऑर्डिनरी होगा, या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। तो सबसे पहले हम असेसी के केस में देखेंगे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। सबसे पहले बेसिक कंडीशन एंड देन सब्सिडरी कंडीशन। यहाँ पे एंड मेंशन है तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस उसे फुलफिल करनी होंगी टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन जो बेसिक कंडीशन था उसमें लिखा हुआ है और ए और बी में से कोई एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी होगी। एंड देन हम देखेंगे कि हम चलेंगे आगे एडिशनल कंडीशंस में और उसमें देखेंगे क्या वो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो बेसिक कंडीशन में सिर्फ कोई एक कंडीशन इसमें से फुलफिल करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में रहा हो, मतलब कि 182 डेज वो इंडिया में रहा है इन प्रीवियस ईयर, या फिर जो पिछले साल में वो मिनिमम 60 डेज रहा है, प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 डेज रहा है या मिनिमम 60 डेज रहा है। और प्रीवियस ईयर का जो प्रीसीडिंग 4 साल है ना, प्रीवियस ईयर के जो पिछले 4 साल है उनका अगर टोटल किया जाए कि कितने टाइम वो इंडिया में रहा है, वो मिनिमम 365 डेज होना चाहिए। ओनली देन ही विल फुलफिल द बेसिक कंडीशंस। अब आगे हम देखेंगे एडिशनल कंडीशंस के बारे में। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 यहाँ पे तो और था लेकिन यहाँ पे एंड मेंशन है। इट मींस यहाँ पे तो कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है बेसिक कंडीशन में से, लेकिन एडिशनल कंडीशन में से उसे दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो पिछले 10 सालों में प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स इंडिया का रेजिडेंट रहा होना चाहिए। या एंड अनदर वन इज दैट he has resided in India for at least 730 days in 7 years immediately previous year। previous year के पिछले 7 सालों में है उसका जो एटलीस्ट मिनिमम 730 डेज वो इंडिया में वो रहा होना चाहिए ऑफ इन 7 ईयर। 7 सालों में अगर हम टोटल करें तो 730 डेज मिनिमम होना चाहिए। अब हम देखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? जो कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन में या तो एडिशनल कंडीशन की वो एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा या दोनों नहीं कर पा रहा। मे बी वो इन प्रीवियस 10 ईयर वो एक बार इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। एंड सेकंड वन इज दैट क्या तो वो 7 सालों में उसका जो टोटल है वो 730 डेज नहीं बन रहा, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल जो होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका केस भी सेम एज इंडिविजुअल की तरह ही है। इस केस में भी ऑर्डिनरी होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। अब जो एचयूएफ का हेड जो होता है वो होता है कर्ता। तो जो कर्ता है वो बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल की फुलफिल कर रहा है तो वो एचयूएफ जो होगी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी। मतलब जो करता है वो इंडिविजुअल की तरह सारी जितनी भी कंडीशंस है इंडिविजुअल की वो फुलफिल कर रहा है कि वो मिनिमम बेसिक कंडीशन में से या तो एक कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है एंड देन एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो जो एचयूएफ होगी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी। अब नॉन रेजिडेंट क्या होगी? नॉन रेजिडेंट एचयूएफ वो होगी जिसका जितनी भी मैनेजमेंट जितना भी कंट्रोल है वो होली आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तब वो एचयूएफ जो होगी नॉन रेजिडेंट होगी। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है? लाइक इन इंडिविजुअल केस जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन थी वही कर्ता के लिए भी होगी कि बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा या फिर एक नहीं कर रहा, दोनों नहीं कर रहा, तो जो वो एचयूएफ होगी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी। हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। तो किसी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए दो कंडीशंस होंगी। पहली तो या तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, क्या उसके जितना भी उसका कंट्रोल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। अब दूसरा जो मेन पॉइंट ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो नेक्स्ट वन जो है रेजिडेंट कंपनी कौन सी होगी? अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 इट इज एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट होगी। अगर प्रीवियस ईयर में जितना भी उसका कंट्रोल हुआ है, जितना भी उसकी मैनेजमेंट हुई है, सब इंडिया से ही किया गया है, तो भी वो रेजिडेंट कंपनी होगी।
अब जो हमारे पास एग्जांपल है, एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट हैज हेड ऑफिस इन ढाका. सेकंड वन इज दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश बट हैज हेड ऑफिस इन कोलकाता. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन फर्स्ट केस इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट्स सिचुएटेड ऑफ इट्स हेड ऑफिस इज इमटेरियल. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ से हो रही है, इंडिया से, मतलब वो रजिस्टर कहाँ पे है, इंडिया में. तो वो क्या होगी, इंडियन कंपनी होगी. तो इट मे बी तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज दैट incorporated in Bangladesh but has head office in Kolkata. दो incorporated outside India but अब देखो यहाँ पे incorporate तो outside हुई है, outside of country, but उसका जो head office है, मतलब यहाँ कंट्रोल कहाँ से हो रही है, कोलकाता इन इंडिया. तो तब भी हम देखेंगे ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया. तो जहाँ उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, तब भी वो रेजिडेंट होगी. अब नॉन रेजिडेंट क्या होगी, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, वो इंडियन कंपनी नहीं है, और उसकी जो मैनेजमेंट है उन प्रीवियस ईयर में इंडिया से नहीं हुई है, तब वो नॉन रेजिडेंट होगी. अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन, इसमें क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा. इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस नहीं होता है. इसमें भी ये देखेंगे कि दे आर सेट टू इन नॉन रेजिडेंट व्हेन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ देयर अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया. अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जितना भी आउटसाइड इंडिया है, तब वो नॉन रेजिडेंट होगा. लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ देयर अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्शली, या तो पूरा इंडिया में या पार्शली इंडिया में, तब वो रेजिडेंट, उसका स्टेटस रेजिडेंट होगा. तो अदर पर्सन और कंपनी में या तो वो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे. लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ में या तो वो ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, वो नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं. अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये जो हमने सारा पढ़ा उसके बारे में है. सबसे पहले हमारा पॉइंट है इनकम अर्न और डीम टू बी अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया. अगर इनकम हमें अर्न हो रही है और डीम टू बी अर्न इन इंडिया, हमें इंडिया से आ रही है, तो ऑर्डिनरी केस में वो टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी केस में भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी. इनकम अर्न डीम टू बी अर्न इन इंडिया बट रिसीव, अगर इंडिया में कमाया जा रहा है, जब हम पहले यहाँ पे देखा, कुछ भी अगर इंडिया से हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ 3, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के केस में. इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बट अर्न, अगर बाहर से कमाया जा रहा है लेकिन इंडिया में रिसीव होगा, तब भी वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप एंड कंट्रोल इंडिया. अगर हमने यहाँ पे भी देखा कि कोई भी चीज है, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कुछ भी हो रहा है, वो इंडिया में ही कंट्रोल हो रहा है, तब वो रेजिडेंट होगा. इट मीन्स अगर रेजिडेंट है तो वो टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉन ऑर्डिनरी केस में भी टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो इंडिया की कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी इनकम भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी. इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड अदर देन इनकम मेंशन इन, कोई भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा कोई भी इनकम, इट मीन्स इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, लाइक आपके पास डिविडेंड है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो ऑर्डिनरी केस तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी केस में टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी. इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बट रेमिटेड टू इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो वो टैक्सेबल तीनों के केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अर्न भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तो वो इंडिया में जब रिसीव भी नहीं हो रही है, तो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है कुछ भी, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी.